नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सीजीएल मार्क टेस्ट नंबर 70 नंबर में जीके जीएस में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा डाफर दीवार का माध्यमक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा डाफर का माध्यमक है, पैराफिन, जेलाकाइट, कैलासाइट या फिर ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही होगा, जेलाकाइट। निम्न में से कौन सा डाफर का माध्यमक है, आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन जेलाकाइट। व्याख्या में देखिए आप लोग, जेलाकाइट का उपयोग विद्युत इंसुलेटर एवं विशेष रासायनिक कार्यों में किया जाता है। क्वेश्चन में पूछेगा जेलाकाइट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो विद्युत इंसुलेटर एवं विशेष रासायनिक कार्यों में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा डाफर का माध्यमक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जेलाकाइट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, निम्न में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, डी ब्लॉक को। निम्न में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, डी ब्लॉक। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनमें डी कक्षक आंशिक रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए, 3 में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए आप लोग, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आंसर हो जाएगा इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, n-1 डी का घात 1। देखिए n-1 डी घात क्या हो जाएगा, n1-10 इंटू ns1-2। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, 4 में दिया है, निम्न में से किसके अयुग्मत इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, निम्न में से किसके अयुग्मत इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें। 4 नंबर में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फेरिक आयन। क्या हो जाएगा इसमें, फेरस आयन। निम्न में से किसके अयुग्मत इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, फेरस आयन के। व्याख्या में क्या दिया है, फेरस आयन में कई युग्मत इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 5 में, 5 में दिया है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। बताइए आप लोग इसमें, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, आंसर होगा इसमें 5 नंबर में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। व्याख्या में क्या दिया है, जिंक ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्या करता है, अभिक्रिया। 5 नंबर में क्या दिया है इसमें, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड। व्याख्या में देखेंगे, जिंक ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए, निम्न में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है। बताइए आप लोग इसमें।
क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन फेरिक आयन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फेरिक। फेरिक आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से यह क्या हो जाता है? अनुचुंबकीय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए, 7 नंबर में देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लैंथेनाइड में परमाणु संख्या कितने तक होती है? 57 से 71, 21 से 30, 89 से 103 या फिर 39 से 48? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में लैंथेनाइड में परमाणु संख्या कितने तक होती है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन 57 से 71। व्याख्या में देखेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी सी से एलयू तक 57 से 71 तक क्या की जाती है? मानी जाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि तत्व, संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व या फिर निष्क्रिय तत्व? क्या हो जाएगा इसमें? 8 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, आंतरिक संक्रमण तत्व। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, आंतरिक संक्रमण तत्व। व्याख्या में देखेंगे, ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व होते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए, 9 में दिया है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट चालक नहीं है? तांबा, चांदी, हीलियम या फिर एल्युमिनियम? निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट चालक नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही होगा, हीलियम। व्याख्या में देखिए, हीलियम एक क्या है? निष्क्रिय गैस। हीलियम क्या है? एक निष्क्रिय गैस। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में देखिए, 10 में दिया है, रासायनिक संतुलन किसके साथ स्थापित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है इसमें? रासायनिक संतुलन किसके साथ स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, केवल अग्रगामी अभिक्रिया के साथ, केवल पश्चगामी, अग्रगामी एवं पश्चगामी दोनों अभिक्रियाएं के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अग्रगामी एवं पश्चगामी दोनों अभिक्रियाओं के साथ। व्याख्या में क्या दिया है? संतुलन तभी बनता है जब दोनों अभिक्रियाएं साथ चलें। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, रासायनिक संतुलन किसके साथ स्थापित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, अग्रगामी एवं पश्चगामी दोनों अभिक्रियाएं के साथ। व्याख्या में क्या दिया है इसमें? संतुलन तभी बनता है जब दोनों अभिक्रियाएं क्या हो? साथ चलें। अब देखेंगे हम लोग इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किस घरेलू पदार्थ का उपयोग श्वासरोधक के रूप में किया जा सकता है? प्याज, आलू, टमाटर या फिर नींबू? क्या हो जाएगा इसमें? 11 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस घरेलू पदार्थ का उपयोग श्वासरोधक के रूप में किया जा सकता है? आंसर देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, प्याज का। व्याख्या में क्या दिया है इसमें? प्याज का तीव्र गंध कुछ परिस्थितियों में राहत देती है। प्याज की तीव्र गंध कुछ परिस्थितियों में क्या देती है? राहत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 12 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? क्या हो जाएगा इसमें? 12 नंबर क्वेश्चन में कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या फिर एसिटिक? 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए।
कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल। व्याख्या में दिया है लेड अम्ल बैटरी में H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 13 में रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है? ताप, केवल दाब, अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं के दर पे या फिर केवल उत्प्रेरक पे? क्या हो जाएगा इसमें? 30 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन, अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं के दर पर। व्याख्या में क्या दिया है? संतुलन पर दोनों की दर समान होनी चाहिए। संतुलन पर दोनों की दर समान हो जाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 में देखिए। 14 में दिया है किसी प्रणाली को ऊष्मगतिक संतुलन में कब कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन में किसी प्रणाली को ऊष्मागतिक संतुलन में कब कहा जाता है? आंसर ऑप्शन देखिए, केवल तापीय संतुलन में, केवल यांत्रिक संतुलन में, या फिर तापीय रासायनिक या फिर यांत्रिक संतुलन में, और डी ऑप्शन में दिया है केवल रासायनिक संतुलन में। क्या हो जाएगा इसमें? 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, तापीय, रासायनिक एवं यांत्रिक संतुलन में। व्याख्या में क्या दिया है? तीनों प्रकार के संतुलन में क्या होता है? आवश्यक। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बंध लंबाई किसे कहा जाता है? बंध लंबाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, दो परमाणुओं के बीच की दूरी को, परमाणु की त्रिज्या को, नाभिक के व्यास को, या फिर इलेक्ट्रॉन की दूरी को। 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, दो परमाणुओं के बीच की दूरी को बंध लंबाई किसे कहा जाता है? 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दो परमाणुओं के बीच की दूरी को। व्याख्या में देखिए आप लोग, बंध बनने पर दोनों नाभिकों के बीच की संतुलित दूरी बंध लंबाई कहलाती है। व्याख्या में क्या दिया है इसमें? बंध बनने पर दोनों नाभिकों के बीच की संतुलित दूरी क्या कहलाती है? बंध लंबाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बर्फ पर नमक क्यों डाला जाता है? बर्फ पर नमक क्यों डाला जाता है? ऑप्शन देखिए, गलनांक बढ़ाने के लिए, गलनांक घटाने के लिए, रंग बदलने के लिए, या फिर कठोर बनाने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 16 नंबर में देखेंगे। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, गलनांक घटाने के लिए। व्याख्या में क्या दिया है? नमक मिलाने से बर्फ क्या होता है? जल्दी पिघल जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में देखेंगे, बर्फ पर नमक क्यों डाला जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, गलनांक घटाने के लिए। और व्याख्या में क्या दिया है इसमें? नमक मिलाने से बर्फ जल्दी पिघल जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर बाद में क्या होता है? घटता है। 17 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, घट जाता है। व्याख्या में देखिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 18 में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। किसी विलायक में पदार्थ घुलने पर विलायक का वाष्प दाब क्या होता है?
18 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, किसी विलायक में पदार्थ घुलने पर विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर दोगुना हो जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घट जाता है। व्याख्या में देखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। व्याख्या में क्या दिया है इसमें? राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब कम हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार की सेल का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 19 में मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार की सेल का उपयोग होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, ईंधन या फिर सौर सेल? 19 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार की सेल का उपयोग होता है? 19 नंबर में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीयक सेल के रूप में। व्याख्या में क्या दिया है इसमें? मोबाइल में रिचार्जेबल लिथियम आयन द्वितीयक सेल होती है। व्याख्या में क्या दिया है इसमें देखिए आप लोग, मोबाइल में रिचार्जेबल लिथियम आयन क्या होता है? द्वितीयक सेल। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फिर उपरोक्त सभी? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा 20 नंबर में? उपरोक्त सभी। व्याख्या में दिया है, कैल्शियम, सोडियम एवं आयरन शरीर के विभिन्न कार्यों में क्या करता है? महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में देखेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ट्वेंटी वन में देखेंगे हम लोग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रमुख विटामिन होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रमुख विटामिन होते हैं? 6, 7, 8, 9? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 8। क्या होगा इसमें? 8। व्याख्या में दिया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 से B12 तक के 8 प्रमुख क्या होते हैं? विटामिन समूह शामिल हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आप लोग, 22 नंबर क्वेश्चन में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 22 में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक करता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन, विटामिन डी। व्याख्या में दिया है इसमें, विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से किस विटामिन की कमी से घातक रक्ताल्पता होती है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 23 में निम्न में से किस विटामिन की कमी से घातक रक्ताल्पता होती है? 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, विटामिन B12। व्याख्या में क्या दिया है? विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण प्रभावित होता है, जिससे घातक रक्ताल्पता होती है। व्याख्या में क्या दिया है इसमें देखिए आप लोग, विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण प्रभावित होता है, जिससे घातक रक्ताल्पता होती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 24 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है?
बताइए आप लोग इसमें 24 में निम्न में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं? विटामिन ए, डी एवं ई, बी एवं सी या फिर ए एवं के। 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन बी और सी। व्याख्या में देखिए, विटामिन बी समूह तथा विटामिन सी जल में क्या होते हैं? घुलनशील। 25 में देखिए आप लोग, 25 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा फैट में घुलनशील है? 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? आंसर होगा इसमें 25 नंबर में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन, ए, डी, ई एवं के। व्याख्या में क्या दिया है, ए, डी, ई तथा के वसा में क्या होते हैं? घुलनशील विटामिन है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 26 में देखिए, मांसपेशियों में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन को क्या कहा जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन में, मांसपेशियों में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन को क्या कहा जाता है? मायोसिन, एक्टिन, संकुचन प्रोटीन या फिर हीमोग्लोबिन। 26 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, संकुचन प्रोटीन। व्याख्या में देखेंगे हम लोग, मांसपेशियों के संकुचन में एक्टिन और मायोसिन नामक संकुचन प्रोटीन कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे हम लोग, मांसपेशियों में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन को क्या कहा जाता है? संकुचन प्रोटीन। और व्याख्या में क्या दिया है इसमें, मांसपेशियों के संकुचन में एक्टिन और मायोसिन नामक संकुचन प्रोटीन क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 27 में देखिए, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल या फिर न्यूक्लियोटाइड। 27 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अमीनो अम्ल। व्याख्या में देखेंगे, अमीनो अम्ल प्रोटीन की क्या होती है? मूलिकाएं, बिल्डिंग ब्लॉक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 28 में देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन में, किसी बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग इसमें, किसी बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता, पाचन, श्वसन या फिर परिसंचरण। क्या हो जाएगा इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रतिरोधकता। व्याख्या में देखिए, रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता या फिर इम्यूनो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में देखेंगे, किसी बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें प्रतिरोधकता या फिर इम्यूनिटी। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 29 में, 29 नंबर क्वेश्चन में, प्रतिरक्षा तंत्र के अनुसार थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन में, प्रतिरक्षा तंत्र के अनुसार थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इंसुलिन बनाना, टी लिम्फोसाइट का विकास, पाचन रस बनाना या फिर रक्त बनाना। 29 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट का विकास करना। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, थाइमस ग्रंथि टी कोशिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए आप लोग इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका भी रतौंधी, रिकेट्स या फिर बेरी। 30 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रिकेट्स। व्याख्या में देखेंगे, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। और व्याख्या में देखिए, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 31 में। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसमें 31 में? इकतीस नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। बताइए आप लोग इसमें 31 नंबर में। ऑप्शन देखिए वायरस, जीवाणु, कृमि, फाइलेरिया कृमि या फिर कवक। 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सी होगा, कृमि, फाइलेरिया कृमि। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। फाइलेरिया रोग धागेनुमा परजीवी कृमियों से होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मिन माता रोग किस धातु के विषाक्त प्रभाव से होता है? सीसा, पारा, तांबा या फिर जस्ता। 32 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा या फिर मर्क्यूरी। मिन माता रोग किस धातु के विषाक्त प्रभाव से होता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, पारा या फिर मरकरी। पारे के प्रदूषण से, पॉल्यूशन से मिन माता रोग होता है। देखिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में। देखिए आप लोग 33 में दिया है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, घेंघा, स्कर्वी या फिर एनीमिया। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे क्या होता है? घेंघा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 का व्याख्या में देखेंगे। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि क्या होती है? बढ़ जाती है जिससे क्या कहा जाता है? घेंघा रोग। अब देखेंगे हम लोग इसमें 34 में 34 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी से नहीं फैलता है? बताइए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 34 में निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी से नहीं फैलता है? 34 में दिया है इसमें देखेंगे सी ऑप्शन, हेपेटाइटिस बी। व्याख्या में दिया है हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त एवं शारीरिक द्रवों से फैलता है, पानी से नहीं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 35 में डायलिसिस का उपयोग किस अंग के कार्य न करने पर किया जाता है? हृदय, यकृत, गुर्दा या फिर फेफड़ा। 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे किडनी, गुर्दा, वृक्क। डायलिसिस का उपयोग किस अंग के कार्य न करने पर किया जाता है? 35 नंबर में देखेंगे सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गुर्दा या फिर वृक्क। व्याख्या में देखेंगे डायलिसिस खराब गुर्दों के स्थान पर रक्त को शुद्ध करने की क्या है? प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 36 में किसकी कमी से क्वासियोर को रोग होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन डी। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? किसकी कमी से क्वासियोर कोर रोग होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, प्रोटीन की कमी से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 37 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। सामान्य दृष्टि एवं रंग पहचान के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। क्या हो जाएगा इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में सामान्य दृष्टि एवं रंग पहचान के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, विटामिन ए। व्याख्या में देखिए विटामिन ए आंखों की सामान्य दृष्टि के लिए क्या होता है? आवश्यक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 38 में 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे श्वेत अंधता रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी,
विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विटामिन ए। श्वेत अंधता रतौंधी किसकी कमी से होता है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, विटामिन ए। व्याख्या में देखेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 39 में, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। 39 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विटामिन बी1 या फिर थायमिन की कमी से। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 40 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? संघनन के कारण, वाष्पीकरण, विकिरण या फिर चालन के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें होगा बी ऑप्शन, वाष्पीकरण के कारण। घड़े की सतह से पानी के वाष्पीकरण के कारण शेष पानी क्या हो जाता है? ठंडा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। पृथ्वी का वातावरण मुख्यतः किस प्रक्रिया से गर्म होता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे पृथ्वी का वातावरण मुख्यतः किस प्रक्रिया से गर्म होता है? 41 नंबर में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवहन। व्याख्या में देखेंगे वायु में संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 में, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। बर्फ की सिल्ली की बोरी में लपेट कर रखने का कारण क्या है? बर्फ की सिल्ली को बोरी में लपेट कर रखने का कारण क्या है? ऑप्शन देखेंगे बोरी ऊष्मा के सुचालक है, बोरी ऊष्मा के कुचालक है, बोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है या फिर बोरी बर्फ को कठोर बनाती है। 42 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन, बोरी ऊष्मा की क्या होता है? कुचालक। व्याख्या में दिया है इसमें कुचालक होने के कारण बाहर की गर्मी अंदर कम पहुंचती है, जिससे बर्फ क्या होता है? देर से पिघलता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 में, देखिए 43 में देखेंगे किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? 43 नंबर क्वेश्चन में किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है, समान रहती है, बढ़ जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 में, देखिए 44 में देखेंगे 44 में दिया है समुद्री तटों पर दिन में समुद्री हवा का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण होता है? चालन, विकिरण, संवहन या फिर वाष्पीकरण। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? समुद्री तटों पर दिन में समुद्री हवा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? 44 में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संवहन द्वारा। 44 में क्या हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन। व्याख्या में देखेंगे दिन में भूमि जल्दी गर्म होती है, जिससे गर्म वायु ऊपर की ओर उड़ जाती है और समुद्र से ठंडी वायु भूमि की ओर आती है, इससे क्या होता है? समुद्री समीरें कहते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 में, देखिए हम लोग देखेंगे 45 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की तापीय चालकता सबसे अधिक होती है? लोहा, तांबा, चांदी या फिर एल्युमिनियम। 45 नंबर क्वेश्चन में
निम्न में से किस धातु की तापीय चालकता सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन चांदी का। व्याख्या में देखिए, सभी धातुओं में चांदी सिल्वर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, इसलिए इसका उपयोग विशेष वैज्ञानिक उपकरणों में क्या किया जाता है? अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 46 में देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण किस गैस द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम? क्या हो जाएगा इसमें 46 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक अवरक्त विकिरण किस गैस द्वारा अवशोषित किया जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें होगा सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। व्याख्या में देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अवरुक्त विकिरण को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। व्याख्या में क्या दिया है इसमें 46 नंबर क्वेश्चन में, कार्बन डाइऑक्साइड अवरुक्त विकिरण को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 47 में, 47 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सैंतालीस में दिया है, सौर कुकर के अंदर काले रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? सौर कुकर के अंदर काले रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, प्रकाश को प्रवर्तित करने के लिए, ऊष्मा का विकिरण रोकने एवं अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए या फिर सजावट के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊष्मा विकिरण रोकने एवं अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए सौर कुकर में काले बर्तन का क्या किया जाता है? उपयोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 48 में देखिए, 48 में देखेंगे, ऊष्मा की एसआई इकाई किस पर निर्भर करती है? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऊष्मा के एसआई इकाई किस पर निर्भर करती है? दाब, तापमान, ऊर्जा या फिर समय? 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें होगा सी ऑप्शन ऊर्जा पे। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, इसलिए इसकी एसआई इकाई क्या होता है? जूल। ऊष्मा की एसआई इकाई किस पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन जूल पे, ऊर्जा पे। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 49 में, 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, चार्ल्स का नियम किस राशि को स्थिर रखकर लागू किया जाता है? आयतन, दाब, तापमान या फिर द्रव्यमान? क्या हो जाएगा इसमें 49 नंबर क्वेश्चन में, चार्ल्स का नियम किस राशि को स्थिर रखकर लागू किया जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दाब पे। व्याख्या में दिया है, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 में देखेंगे, चार्ल्स का नियम किस राशि को स्थिर रखकर लागू किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, दाब को। व्याख्या में देखेंगे, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 50 में देखिए, 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? आंसर देखेंगे हम लोग,
सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इसमें देखिए आप लोग, ब्रह्मांड का लगभग 75% द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 में देखेंगे, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, ब्रह्मांड का लगभग 75% द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। इसका नोट्स और PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च करिएगा, या फिर इसका लिंक हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कल मिलते हैं 9 बजे। जय हिंद।